शिवम द हिडन वॉरियर एपिसोड 6। एक मुलाकात ज़रूरी है। भावेश ने अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर शिवम से अनुनय किया, लेकिन उसके बावजूद भी शिवम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। भावेश ने अब शिवम की दुखती रग समझकर नारंग्स के नाम पर और दबाव देते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो शिवम। क्रोध के एक क्षण के कारण अपने जीवन भर के धन और वैभव को मत खोना। तुम अभी भी युवा हो और तुमने कभी सच्ची शक्ति का स्वाद नहीं चखा है। नारंग परिवार को अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर करने के बाद ही तुम वास्तव में इसकी खुशी को समझोगे। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपने दिल की गहराई से नफरत करते हो। तुम चाहो तो जीवन भर मुझसे नफरत भी कर सकते हो और मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते तो वो भी मत करो। भावेश ने गंभीरता से कहा, केवल एक चीज़ जो तुम्हें करने की ज़रूरत है वो है शाह परिवार में वापस आना और अपने दादा को पहचानना। फिर तुम शाह परिवार से वो लेने में सक्षम हो जाओगे जो तुम चाहते हैं और उस शक्ति के साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो। दिखने में इतनी सिंपल सी शर्त है, पर ये एक बहुत बड़ा मौका है जो तुम्हारे लिए शोहरत और ऊंचाइयों के सारे रास्ते खोल देगा। क्या तुम अभी भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हो? शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे आपकी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। भावेश अब थोड़ा सा झुंझलाया और उसने शाह आह भरते हुए कहा, मैंने वास्तव में तब तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ गलत किया था, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। एक आदमी जीवन में सब कुछ खो सकता है, हालांकि केवल एक चीज़ जो उसे नहीं खोनी चाहिए वो है शक्ति जो उसके हाथों में है। शिवम ने अपना सिर हिलाया और बेहद निराशा में आह भरी। पूरे एक दशक के बाद भी भावेश को अभी भी उसने उसके और उसकी माँ के साथ जो किया उसके लिए किसी प्रकार का पछतावा या अपराध महसूस नहीं हो रहा था। इस समय वो वास्तव में अपने निर्णय को सही मानता था। वो एक ऐसे व्यक्ति को आदर्श उदाहरण था जिसमें भावनाओं की कमी थी और वो केवल अपनी दृष्टि में शक्ति चाहता था। शिवम ने खड़े होने और जाने से पहले कहा, मैं वापस जाने और अपने दादाजी से मिलने का समय चुनूंगा। हालांकि शाह परिवार के मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम भावेश ने शिवम को तीखे निगाहों से देखा। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही शर्तें बता दी है और तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों ये यकीन है कि तुम अंत में अपना विचार बदल लोगे। भावेश ने शांत आत्मविश्वास से कहा। शिवम की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से समझते हुए उसे विश्वास था कि वो इस तरह के एक मोहक प्रस्ताव का अस्वीकार कर नहीं पाएगा। एक हारा हुआ व्यक्ति जो 2 साल से घर जमाई था, वो अपने विकट स्थिति से बाहर निकलने और यहाँ तक कि एक ही बार में कामयाबी की चरम सीमा तक पहुँचने के इस सुनहरे अवसर को कैसे ठुकरा सकता है? जीवन में श्रेष्ठ कौन नहीं बनना चाहेगा? हाँ, आपको जो कहना या करना है वो कीजिए।
शिवम ने एक बार भी भावेश की तरफ पलटकर देखा बिना आत्मविश्वास से होटल छोड़ने से पहले उपहास भरे स्वर में कहा और वहां से निकल गया। नोएडा सिटी, पूर्वी जिला, रायज़ादा ग्रुप बिल्डिंग। शहर के केंद्र में स्थित ये इमारत 40 मंजिल लंबी और भव्य थी। रायज़ादा ग्रुप की बिल्डिंग शहर के सबसे समृद्ध जिले में निर्मित पूरे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के बीच मील के पत्थर के रूप में खड़ी थी। जब से रायज़ादा परिवार कुछ साल पहले यहाँ दिल्ली शहर में आया है, इसने पूरे पूर्वी प्रांत में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी है। आखिरकार दिल्ली का रायज़ादा ग्रुप पूरे देश में शीर्ष कुलीन परिवार के रूप में खड़ा था। इमारत में प्रवेश द्वार पर पहुंचकर शिवम गेस्ट हॉल में चलने के लिए आगे बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। मैं आपके डायरेक्टर नितिन रायज़ादा से मिलने आया हूँ, शिवम ने शांति से कहा। आप डायरेक्टर रायज़ादा से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा। कैजुअल स्ट्रीट वियर टाइप के कपड़े पहने शिवम किसी ऐसे शक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जिसके पास डायरेक्टर नितिन रायज़ादा जैसे बड़े आदमी से बात करने की भी योग्यता हो। मिलना तो दूर की बात थी, पूरे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रायज़ादा ग्रुप के प्रवक्ता के रूप में डायरेक्टर नितिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बड़ी मात्रा में धन था। पूरे शहर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे जो उससे बात करने में योग्य थे। शिवम ने कहा, आप उन्हें सिर्फ मेरा एक मैसेज दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही उनसे कहिए। उन्हें बताइए कि मैं चेतन आनंद रायज़ादा का दोस्त हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ कुछ देर वेट कीजिए। डायरेक्टर निंग को कॉल करने से पहले वो रिसेप्शनिस्ट एक सेकंड के लिए झिझक गई क्योंकि उसने रायज़ादा ग्रुप में चेतन आनंद रायज़ादा के बारे में कभी नहीं सुना था। भवन के दूसरी ओर डायरेक्टर के ऑफिस में एक असाधारण स्वभाव वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स की जांच कर रहा था। दस्तक दस्तक, कम इन। अनुमति मिलने के बाद एक युवा पुरुष सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर आया और उसने नरम तरीके से सम्मानपूर्वक कहा, डायरेक्टर सर, फ्रंट डेस्क से मैसेज आया है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। फ्रंट डेस्क? दिन के इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, है ना? अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति थोड़ा सा झुंझलाया और उसने बेहद गरिमापूर्ण तरीके से कहा, वो जो कोई भी है मुझे नहीं अपने लिए परेशानी ढूंढ रहा है शायद, और इसके लिए तुम्हें यहाँ आने और हर वो इंसान जो मुझसे यहाँ मिलने आए उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझे? सर, वो एक्चुअली सेक्रेटरी थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने कहा, सर, उस व्यक्ति ने आपको एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसने कहा कि वो किसी चेतन आनंद रायज़ादा का दोस्त है। मुझे लगा कि शायद आपका कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिश्तेदार जो आपको ढूंढते हुए आया है, इसलिए मैं रिपोर्ट करने आ गया। चेतन आनंद रायज़ादा उस अधेड़ उम्र के आदमी की भौहें तन गई और उसने गंभीरता से सेक्रेटरी को देखा। आखिरकार चेतन आनंद रायज़ादा उसके दादा और दिल्ली के मशहूर रायज़ादा परिवार के पितामह थे। पूरे शाही शहर में केवल रायज़ादा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज ही अपने दादा के नाम का हिस्सा जानते थे।
उनके पूरे नाम की तो बात ही छोड़ दें। इस शहर में ही क्या, पूरे इंडिया में कोई और उस नाम को कैसे जान सकता है, और यहाँ तक कि उस नाम के लिए यहाँ पहुँच भी आ सकता है। कैसा दिखता है वो आदमी जो नीचे आया है? नितिन ने पूछा। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, यंग है सर, यही कोई 23-24 साल का होगा। उसे इसी वक्त पूरे सम्मान के साथ यहाँ मेरे ऑफिस में लेकर आओ। नितिन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेटस में सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। 23-24 साल का जवान आदमी। सेक्रेटरी के जाते ही वो इस सोच में डूब गया। 5 मिनट बाद शिवम को सेक्रेटरी द्वारा 36वीं मंजिल पर डायरेक्टर के कार्यालय में लाया गया, और जैसे ही शिवम ऑफिस के अंदर आया, वो नितिन के सामने एकदम भर कर बैठ गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो उस कंपनी का डायरेक्टर है, उसने उसे गंभीर भाव से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है सर? नितिन ने पूछा। वो अपने सामने बैठे नौजवान को बस देख रहा था, और उसने कहा, यहाँ आने की वजह समझ पाने में नाकाम था। क्या आप इसे पहचानते हैं? शिवम ने वो हरा जेड पत्थर जो उसे निशानी के तौर पर गुरुजी से मिला था, उसे निकालते हुए कहा। उस जेड पत्थर की सतह को जटिल पैटर्न्स के साथ घेरा गया था, जबकि चरित्र रायज़ादा को केंद्र के अंकित किया गया था। ये तो नितिन के हैरान भाव से उस हरे पत्थर को देखा। उसका दिमाग अभी भी थोड़ा अस्पष्ट था, और उसमें हजारों सवाल थे। ये जेड शहर के रायज़ादा परिवार से किसी की पहचान और कनेक्शन का प्रतीक है। ऐसे केवल कुछ ही पत्थर तैयार किए गए थे, यहाँ तक कि खुद नितिन के पास ऐसा एक भी नहीं था। बचपन के दिनों में उसने केवल अपने पिता मुकुल रायज़ादा को रायज़ादा परिवार का जेड टोकन पकड़े हुए देखा था। हालांकि जो पत्थर सामने बैठे युवक अपने हाथ में लिए हुए हैं, वो उसके पिता के पास के पत्थर से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, जब तक कि मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूँ, नितिन ने सम्मानजनक स्वर में कहा। इस युवक को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी उसमें, जो अभी भी उसके लिए एक राज था। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कभी उन शब्दों पर संदेह नहीं किया जो उसके गुरु ने उसके लिए छोड़े थे। जब वो छोटा था, वो एक बार रायज़ादा परिवार के मालिक चेतन आनंद रायज़ादा से मिला था। उस समय उन्होंने भी अपने गुरु की उपस्थिति में शिवम से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था, तो आज उनका पोता नितिन कैसे ना करता। यहाँ आने से पहले शिवम को मालूम हुआ कि नितिन रायज़ादा असल में रायज़ादा परिवार की तीसरी पीढ़ी का शिष्य था। हालांकि उसे अपनी पीढ़ी का एक उत्कृष्ट शिष्य नहीं माना जाता था, फिर भी वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उसे पूर्वी प्रांत के रायज़ादा कॉरपोरेशन के प्रभारी के रूप में रखा गया था। रायज़ादा कॉरपोरेशन में पूर्वी प्रांत में जो व्यवसाय किया, उसमें प्राचीन वस्तुएं, जेड पत्थर, गहने, चिकित्सा अनुसंधान, अचल संपत्ति और यहाँ तक कि वित्तीय निवेश भी शामिल थे। इन वर्षों में वे स्वाभाविक रूप से उद्योग जगत में व्यावसायिक शक्ति बन गए हैं। कुछ ही समय बाद नितिन सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति, जिसने लाल टैंक सूट भी पहना हुआ था, उनके साथ ऑफिस में लौटा। नितिन थोड़ा पीछे हुआ और वो आगे आए।
नितिन सिर्फ बिजनेस के प्रबंधन का प्रभारी था। दूसरी ओर उसके परिवार के रहस्यों से संबंधित अन्य सभी मामलों को आनंद जी द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे नितिन के पिता ने भेजा था। वो बूढ़ा करीब 60 की उम्र का होगा, लेकिन उनकी चाल में सर्प जैसी तेजी थी। इसके अलावा उनकी तेज आंखें जोश से भरी थी, जबकि उनके शरीर में उच्च आत्माओं का उत्सर्जन था। शिवम के हाथ में जेड टोकन को करीब से देखते हुए बूढ़े ने एक सांस लेने से पहले अविश्वास में देखा और अपना परिचय दिया। मैं हूँ जतीन आनंद। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ, सर? शिवम, ब्रदर शिवम, रायसाना ग्रुप के लिए जेड टोकन लाए हैं। मुझे माफ़ करें, लेकिन क्या मैं आपकी पहचान का परीक्षण कर सकता हूँ? जतिन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। ज़रूर, शिवम ने हाँ में सिर हिलाया। जतिन को एक नज़र देखते ही शिवम बता सकता था कि वो एक साधारण बुढ़ा आदमी नहीं था। इसे देखकर एक बात तो साफ थी कि जतिन आनंद तक्षक विद्या की दुनिया में एक विशेषज्ञ थे। जवाब में सिर हिलाने के बाद जतिन ने अचानक अपनी कलाई को हिलाया और एक जेड गेंद को रोल करते हुए फेंका, जो हवा में घूमती हुई तेजी से शिवम की ओर जा रही थी। अचानक हुए हमले के बावजूद शिवम ने तेजी से अपनी तरफ आती हुई उस जेड बॉल को नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी उंगलियों के बीच से जेड धूल का ढेर फिसलने लगा। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर नितिन की आंखें चमक गई। जतिन आनंद की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई और वो खुद से बुदबुदाया, एक आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ इतनी कम उम्र में? कहीं ये उस इंसान का वंशज तो नहीं? रायजादा परिवार के एक बुजुर्ग ने के रूप में वो प्राचीन तक्षक विद्या से संबंधित गांधी परिवार के रहस्यों में के संपर्क में आए। इस प्रकार वो मोटे तौर पर शिवम की असली पहचान का अनुमान लगा सकते थे। जतिन आनंद के झुककर सम्मानपूर्वक कहा, मैं रायजादा परिवार की तीसरी शाखा का बड़ा जतिन आनंद आपका अभिवादन करता हूँ, महान एल्डर। नितिन रायजादा ग्रेट एल्डर का अभिवादन करता है। नितिन ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम के हाथ में जेड टोकन रायजादा परिवार के महान बुजुर्ग की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। रायजादा परिवार के नियम बेहद सख्त थे और किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं थी। अपनी पहचान स्वीकार किए जाने के बाद शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। द ग्रेट एल्डर इस बार ईस्ट ब्रांच ग्रुप के आए हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? जतिन ने गंभीरता से पूछा और उनके इस सवाल पर शिवम के अंदर हजारों बातों का तूफान सा उठ गया, जैसे कि वो जानता था कि अब उसे क्या मांगना था। क्या मांगेगा शिवम रायजादा ग्रुप ऑफ कंपनीज से? क्या वो अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करेगा या उसका इरादा कुछ और है? क्या संबंध है उसका इस रायजादा परिवार से और तक्षक विद्या से? क्या है ये तक्षक विद्या और आखिरकार किसका वंशज है शिवम गांधी? शिवम द वॉरियर एपिसोड 7 वो बदल गया। शिवम को पता है कि वो रायजादा ग्रुप के ऑफिस में क्यों आया है, उसे उनसे क्या मांगना है, पर इसके पहले कि वो अपनी बात कहता,
उसका फ़ोन बज उठता है। शिवम फौरन मेट्रो सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने तुम्हारे और दृष्टि के तलाक के कागजात बनवाए हैं। अभी के अभी आकर उन पर साइन करो। फ़ोन के दूसरी ओर से दृष्टि की माँ सिमी ने चीखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या चल रहा है वहाँ? शिवम ने गंभीरता से पूछा। दृष्टि के पापा फैक्ट्री में थे जब करण अचानक फैक्ट्री खरीदने आ गया। वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि ये घायल हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। करण और दृष्टि में भी बहस हुई और दृष्टि बेहोश हो गई। करण अब भी गुस्से में है। कर्ज के भुगतान के लिए ज़बरदस्ती हमारा घर बेचने पे तुला है। बस एक शर्त पे हमें बख्शने को तैयार है। क्या दृष्टि तुम्हें तलाक दे दे? हम ये सब और नहीं सह सकते। भगवान के लिए उसे तलाक दे दो। सिमी विनती करते हुए रो पड़ी। स्थिति सच में गंभीर थी। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, ये कहकर जैसे ही शिवम ने फ़ोन रखा, उसका चेहरा भावहीन सा हो गया। दृष्टि बेहोश हो गई। शिवम की आंखों में ऐसा क्रोध उमड़ पड़ा जैसा आज तक उसने कभी भी किसी ने नहीं देखा था। उसने जतिन और नितिन के ओर देखते हुए कहा, शांति और अधिकार के साथ कहा, मैं बहुत यार उसने जतिन और नितिन की ओर देखते हुए शांति और अधिकार के साथ कहा, मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी नारंग्स एम्पायर दिवालिया हो जाए, वो भी एक दिन के अंदर। ग्रेट एल्डर, आपकी आज्ञा सर। आंखों पर नितिन रायजादा ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। नितिन ने दिल में राहत की सांस ली, क्योंकि उसने सोचा था कि शिवम कोई ऐसा आदेश देगा जिसे पूरा करना मुश्किल होगा। अन्य संभावनाओं की तुलना में नारंग ज्वेलरी ग्रुप जैसी छोटी कंपनी को दिवालिया बनाना तो उसके लिए चुटकियों का काम था। दिल्ली के सबसे बड़े मेट्रो सिटी हॉस्पिटल में शिवम जल्दी से कमरा नंबर 608 में पहुंचा। मैं नहीं बुलाती तो आते नहीं ना? यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई थी। कहाँ थे तुम? सिमी ने खड़े होकर उसे डांटा। जानते हो ना क्या हो रहा है और क्यों? ये सब हमारे साथ, क्योंकि तुमने करण के साथ बदतमीजी की। सिमी शिवम की ओर उंगली कर उठाकर गुस्से में बोलती जा रही थी। अरे क्या ज़रूरत थी पंगा उसके साथ करने की? सोची जाती है जो आपके बराबर की हैसियत का हो। तुम क्यों अपनी हैसियत भूल जाते हो बार बार? क्यों जलील किया करण को पार्टी में? इल्ज़ामों की इस बौछार में भी शिवम चुप रहा। उसने बस अस्पताल के बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लेटे हुए उनके ससुर अखिल नारंग थे, एक चिंतित भाव पहने हुए। उसका पूरा चेहरा चोटों से भर गया था, जबकि उसके हाथ धुंध में लिपटे हुए थे। दृष्टि बिस्तर के बगल में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बेचैनी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर से उसकी आत्मा को चूस लिया गया हो। पापा जी, आपको चोट कहाँ लगी है? शिवम ने चिंतित स्वर में पूछा। घाव अंदरूनी है, घबराने की बात नहीं है, अखिल ने दर्द भरी आवाज में कहा। शिवम की आंखों में अपने लिए चिंता देखकर दृष्टि बोल पड़ी। मैं ठीक हूँ। पापा की मजदूरों से बहस हो गई, उन्हें पीटा गया तो अच्छा हुआ ये कि किसी तरह उन्होंने अपना बचाव कर लिया।
हालांकि शिवम का दिल गुस्से से भर गया था। उसने ये पूछने से पहले खुद को शांत किया, फैक्ट्री में एग्जैक्टली क्या हुआ था। दृष्टि इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसे बस एक भारी सांस भरी। आज अखिल कुछ मामले निपटाने फैक्ट्री गए। पता नहीं करण को फैक्ट्री के लेनदारों के अधिकार कैसे मिले, या फिर वो कब और कैसे सबसे बड़ा लेनदार बन गया। वो मजदूरों को फैक्ट्री की सारी मशीन्स तोड़ने फोड़ने के लिए उकसाने लगा। अखिल उनसे बात करने गए तो उन्होंने मिलकर उन्हें मारा। सिमी ने धीरे से कहा। मैंने और दृष्टि ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो हंसता रहा हम पर। फैक्ट्री के सारी मशीन्स उठवा ली उसने। फैक्ट्री ख़त्म हो गई। घर भी जल्द ही ध्वस्त हो जाएगा। सिमी हालातों के कारण बौखला सी गई है। चिल्लाकर कहती है, बहुत निर्दयी है वे लोग, और हम उनका निशाना बने सिर्फ तुम्हारी वजह से शिवम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस समय शिवम की आंखों में एक ठंडी रोशनी दिखाई दे रही थी। ये बात साफ थी कि इस बार करण से और दृष्टि के पूरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने आया था। उसने न सिर्फ उनकी फैक्ट्री उजाड़ दी, बल्कि उस घर को भी सील कर दिया जिसमें वे रहते थे। बेघर बेहाल कर गर्त में गिरा देना चाहता था वो इस परिवार को। घर और फैक्ट्री के लेनदार अब करण के हाथों में है। बोला उसने कि वो तुम दोनों को तलाक चाहता है। मैंने तो हाँ कर दी। अब तुम में थोड़ी शर्म है तो साइन कर दो पेपर्स पे। सिम्मी ने निर्दयता से कहा। बस करो सिम्मी। बिस्तर पर लेटे हुए अखिल ने गहरी आवाज में कहा, हर बात का दोष शिवम को देना बंद करो। ये सब जिसके कारण हो रहा है वो हूँ मैं हूँ जो अपना परिवार संभालने में असक्षम हूँ। वो मेरे भाई का बेटा है जो हमें हंसी का पात्र बनाने के लिए हमें बर्बाद करने में तुला है। अखिल के धीमी आवाज में कहा, इस बार मैं अपनी बेटी की बात सुनूंगा। अगर सबसे खराब स्थिति आती है तो हम उसे घर और कारखाना दे देंगे और दिल्ली शहर से बाहर चले जाएंगे। कम से कम हमें अपने और उनके चेहरे नहीं देखने होंगे। ये सुन सिम्मी भी खामोश में डूब गई। वाह, पूरा परिवार एक साथ है। शिवम, 2 कौड़ी के उठाए हुए दामाद, अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर ली तूने। अचानक कमरे के बाहर से हंसी की आवाज आई। करण यहाँ भी आ गया, एक जोड़ी धूप के चश्मे के साथ, एक फैंसी सूट पहने। उसके पीछे 2 अंगरक्षक थे। आपने मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचा? 5वीं चाची, 5वें अंकल। करण ने उन्हें और भड़काने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने शब्दों को लंबा खींचा। मैं तो आपके परिवार पे दया दिखा रहा हूँ। इस बेकार भिखारी को देखो। फैक्ट्री में इतनी बड़ी घटना हो गई और ये गायब। क्या करने आया है यहाँ? करण ने रौब झाड़ने के अंदाज में कहा। अगर मैं आज आपके बचाव में नहीं दौड़ता या दौड़ा होता तो वो वर्कर्स तो आपकी जान ही ले लेते, है ना? एक तो खुद तुमने ये सब करवाया और अब हीरो बनने आए हो। बंद करो ये ढोंग। करण की बातों से तंग आकर दृष्टि फट पड़ी। करण की चालाक अभिव्यक्ति उनमें से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आप लोग दया करने लायक ही नहीं हो। ऐसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? थैंकलेस।
करण ने आह भरते हुए कहा, मैं चाहता था कि अखिल अंकल के सारे कर्जे बाहर के बाहर निपट जाए। क्या ये मेरा तरीका नहीं था उनसे सेफ रखने का? मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज ये जिंदा न होते। करण ने कोमल स्वर में कहा, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। दृष्टि बहना, तुम ठिकाने की फिक्र मत करना। खन्ना एंड खन्ना ग्रुप का एक बेटा रजत, तुम्हें जानते हो ना, तुम्हारे बारे में काफ़ी पूछता भी है। क्या पता ठिकाने के साथ साथ तुम्हें नया पति भी मिल जाए। मुंह बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से करण। दृष्टि गुस्से में कांपती हुई चिल्लाई। मैं दफा हो जाऊं? करण हंसा। फिर ये मत कहना अखिल अंकल कि मैंने आपके परिवार को एक मौका नहीं दिया। आपको तो एहसान मानना चाहिए, पर आप मानते नहीं। इसलिए मैं कल ही लेनदारों के अधिकार जारी कर दूंगा। बर्बाद हो जाएंगे आप सब। लोन शॉकर्स तब तक आपके पीछे रहेंगे जब तक आप जिंदा हैं। क्या बकवास कर रहे हो? फैक्ट्री, घर और गहने गिरवी रख के हम अपने सारे कर्ज चुका सकते हैं। क्यों पीछे पड़ेंगे लेनदार हमारे? दृष्टि ने सवाल किया तो करण ने गर्व से भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, उस घटिया ज्वेलर्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री के सभी उपकरण टूट गए हैं। एक कौड़ी की औकात नहीं उसकी गिरवी कहाँ रखे कोई। इसके अलावा तुम लोगों को अभी भी साइट के किराए का हिसाब देना होगा। अगर इसे ठीक से नहीं सुलझाया तो अखिल अंकल पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है। तुम, दृष्टि गुस्से में अपने होठ काटते हुए ऐसे गरजी मानो अभी करण का खून कर बैठेगी। बिजनेस की दुनिया का ये तो एक आम सा उसूल है। ताकतवर कमज़ोर पे तब तक वार करता है जब तक वो दम तोड़कर उसके रास्ते से हट ना जाए। करण और उसके पिता अमिताभ नारंग इतनी ताकत रखते हैं कि उनके पास 1000 तरीके हैं अखिल नारंग का परिवार मिटाने के। दृष्टि के परिवार की शक्लें और उनकी ये हालत देख करण बेहद खुश था। अक्कर में कहता है, एक आखिरी बार सोच लो, क्या तुम लोग अब भी मेरे सामने गिड़गिड़ा कर भीख नहीं मांगना चाहोगे? बोल लिया ना बोलना था हमें जो, अब निकलो यहाँ से। शिवम ने करण को भाव शून्यता से देखा। साले भिखारी, तू मुझे निकलने के लिए कह रहा है? करण के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने शिवम को जहर और नफरत भरी निगाह से देखा। चूँकि शिवम नारंग परिवार के लिए हमेशा से सभ्य, शांत और आज्ञाकारी रहा है, उनके सामने कभी सर उठाने की उसने हिम्मत नहीं की। आज पहली बार उसे आवाज़ उठाता देख दृष्टि हैरान हो जाती है। तेरी इतनी हिम्मत? करण चिल्लाता और अचानक गुस्से में आकर अपनी हथेली की मुट्ठी बनाकर शिवम के चेहरे की तरफ उसने जैसे उड़ाई। ठाक करके आवाज़ के साथ शिवम ने उसकी मुट्ठी एक झटके में अपनी हथेली से रोकी और बिना दया के एक झटके में उसे उल्टा घुमा दिया। करण तट से ऐसे बिलबिला उठा जैसे बलि के वक्त बकरा। उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपकी और उसने शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि ये शिवम ही है।
दर्द की झंझनाहट करण के हाथ से पूरे शरीर में ऐसे फैल गई जैसे करंट। वो खुद ब खुद अपने घुटनों पे आ बैठा, शिवम के ठीक सामने। शिवम ने उसकी कलाई अपनी पकड़ से छोड़ने से पहले एक लंबी ठंडी सांस निकाली। एक पल के लिए करण का शरीर बेजान सा हो गया। वो रेत के बारे सो धाप कर आवाज के साथ जमीन पर बेहाल गिर गया। वो अभी भी अपने हिलते हाथ से होने वाले अत्यधिक दर्द को महसूस कर सकता था। बेइज्जती, हैरानी और गुस्से के घूंट पीकर उसने जहर उगलते हुए कहा, तेरी ये मजाल, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तूने मुझ पर हाथ लगाया, मुझे करण नारंग को। शरीर के चोट से घायल और क्रोध की आग में बौखलाए हुए करण ने गुजरते हुए चिल्ला कर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या नहीं। अब तू देख, तेरा वो हाल करूँगा कि तू रोता हुआ, बिलखता हुआ भगवान से भीख मांगेगा कि तुझे उठा ले। उसने दृष्टि के परिवार की ओर देख कर कहा, और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस परिवार की कहानी अब ख़त्म समझो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। करण लड़खड़ाता हुआ खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और ठंडे भाव से कहता है, एक मौका दिया था तुम लोगों को, पर तुम लोगों ने उसे लात मारी ना। अब बैठकर अपनी बर्बादी का इंतज़ार करो। अभी उसके साथ जो हुआ, करण को अब भी उस पर यकीन नहीं आ रहा था। बौखलाया हुआ, बड़बड़ाता हुआ उन्हें धमकी देकर वो वहाँ से तेज़ कदमों के साथ निकल गया। ये क्या कर दिया? किस पर हाथ उठा दिया? तुम्हें क्या लगता है ये कोई छोटी सी बात है? माफ़ कर देंगे वो लोग? अरे इसके बाद वो क्या करेंगे हमारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकते। सिम्मी ने अत्यधिक घबराए और डरते हुए लहजे में कहा, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? अब क्या होगा हमारा? कौन बचाएगा? बर्बाद कर देंगे ये लोग हमें। अंजाम सोचकर सिम्मी सहम सी गई। देख रहे हैं आप अखिल, अभी इसका हाथ अभी इसके साथ दे रहे थे ना, देखो क्या कर दिया इसने। आप कुछ नहीं बोलोगे? वो पागलों से बड़बड़ाए जा रही है। अखिल उसे देखता है, फिर शिवम की तरफ। अखिल के चेहरे पे कोई भाव नहीं है, डर का तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मौक़ों पे इतना गुस्सा हाथापाई हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। दृष्टि ने धीरे से कहा, मैं इस मामले को अच्छी तरह से संभाल लूँगा, इसलिए आपको अब और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शिवम ने स्पष्ट शब्दों में आत्मविश्वास के साथ पूरे परिवार से कहा, करण या उसके परिवार वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कर क्या लोगे तुम? क्या तुम इस लायक हो? सिम्मी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्यमय लहजे से कहा, तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं के। उस समय शिवम ने सिम्मी की तरफ अपनी भावनाहीन निगाहें घुमाई और उसके शब्दों को चुप करा दिया। उसकी आँखों से जैसे सिम्मी की आँखें मिली, उसे ऐसा लगा जैसे शिवम आज पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। वो काँप गई। उसे डांटने के लिए ज़बान खोली थी, पर अब उसकी बोलती खुद ब खुद बंद हो गई। शिवम ने दोबारा दृष्टि की ओर नम्रता के साथ देखा और प्यार से उसे आश्वस्त किया, फिक्र मत करो दृष्टि, अब कुछ बुरा नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।
हालांकि दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फिर भी उसने अपने दिल में एक बड़ी गर्म सोची महसूस की। शिवम ने धीरे से उससे पूछा, भरोसा है ना मुझ पर? इस सटीक क्षण में उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। हाँ है, उसने कहा और जवाब में सिर हिलाया। शिवम के करण पर हाथ उठाने का क्या अंजाम भुगतेगी दृष्टि का परिवार? क्या फिर शिवम सच में उन्हें बचा लेगा? क्या अपनी तक्षक विद्या का इस्तेमाल करने के लिए शिवम का पहला मकसद होगा? क्या अब नारंग परिवार शिवम का अलग रूप देखेगा? शिवम द हिडन वॉरियर, एपिसोड 8। उसकी टोपी उसके संग। दिल्ली के साउथर्न पार्क साकेत में नारंग ज्वेलरी ग्रुप की 30 से भी अधिक मंजिलों वाली ऊंची इमारत है। इमारत की हर मंजिल पर एक असामान्य उथल पुथल थी। कर्मचारियों में अफरा तफरी मची थी। वो आनन फानन में दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे, जैसे कि कुछ बड़ा हो गया हो। 23वीं मंजिल पर सम्मेलन कक्ष में नारंग ग्रुप के निर्देशक मंडल में एक आपातकालीन मीटिंग रखी थी। सम्मेलन कक्ष में एक बड़ी सी टेबल के चारों ओर 20 से ज़्यादा लोग बैठे थे, जिसमें नारंग खानदान के सबसे धनी और शक्तिशाली सभी व्यक्ति मौजूद थे। क्या चल रहा है? कॉरपोरेशन में इतनी अफरा तफरी क्यों है? बड़े भाई साहब, क्या है ये सब? मैं गोल्फ खेल रहा था, अचानक एक के बाद एक हमारे कई बड़े क्लाइंट्स के कॉल्स आने शुरू हो गए कि वो नारंग ग्रुप के साथ अपनी डील रद्द करना चाहते हैं। इसके सिवा और तो कोई वजह नहीं है कि हमारी कॉरपोरेशन अचानक इस तरह से लड़खड़ा जाए। सम्मेलन कक्ष में गर्मा गर्म चर्चा जारी थी। सभी शवधारक चिंता से पसीना पसीना हो रहे थे। बदहवासी और बेचैनी उनके शक्लों पर साफ दिख रही थी। वो आपस में बात करने अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे कि तभी अचानक नारंग परिवार के सबसे बड़े भाई और नारंग ग्रुप के डायरेक्टर अमिताभ नारंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से खांसे के सब लोग बहस करना बंद करें, पहले बिजनेस की बात करें। इस तरह की समस्या को हल करने का हमेशा एक तरीका होगा। अमिताभ नारंग के चेहरे पे आज अलग ही भाव थे। सबसे उन्होंने नारंग ग्रुप के डायरेक्टर का पद संभाला, तब से कॉरपोरेशन बिना किसी रुकावट, गिरावट या बिना किसी नुकसान की सुचारू रूप से चलती आ रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिला देने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे कि बैठक कक्ष तुरंत शांत हुआ, सभी ने चिंतित भाव से अमिताभ नारंग को देखा और उनके बोलने का इंतज़ार करने लगे। डायरेक्टर सर, आपने जिन डाटा की कैलकुलेशन मांगी थी वो आ गई है। बोलते हुए एक युवा महिला सेक्रेटरी, जिसने आंखों पर चश्मा पहन रखा था, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ अंदर चली आई। हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज के आज हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर लिए हैं, बताओ मुझे। अमिताभ नारंग ने बेबसी से घबराए हुए भाव से पूछा।
क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कंपनी को अभी तक कितने नुकसान हुए हैं। सेक्रेटरी ने दस्तावेज़ों को खोल दिया और कहा, डायरेक्टर सर, आंकड़ों के अनुसार हमारे नारंग ग्रुप के शेयर्स में आज 30% के अधिक की गिरावट आई है और पहले ही क्रैश हो चुके हैं। इससे छोटे शेयरधारक घबरा गए हैं और अपने शेयर्स तुरंत वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज़्यादा शेयरों में हमारे ज्वेलरी के सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं और हमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करने के लिए फोर्स किया गया है। इन सब के अलावा ईस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी हुई 20 से भी ज़्यादा कंपनीज, ज्वेलरी कन्फर्म एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने संयुक्त रूप से सार्वजनिक रूप से संघोषणा की है कि वे अब वो हमारे नारंग ग्रुप का सहयोग नहीं करेंगे। अभी स्थिति ये है कि मार्केट में हमारे नारंग ग्रुप पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। युवा महिला सेक्रेटरी की आवाज़ धीरे धीरे फीकी पड़ गई, क्योंकि वो आगे कुछ भी बोलने में झिझक रही थी। आखिर वो अपने सामने लोगों को कैसे बता सकती थी कि ग्रुप को ख़त्म हो ही गया है? क्या एक ही दिन में हमारी कॉरपोरेशन का ये हाल हो गया है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। मिस्टर अमिताभ, आपने कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि शेयरधारकों के लाभांश बढ़ रहे हैं, तो क्या वो सब झूठ था? इनमें से एक शेयरधारक, जिसे आमतौर पर कभी कंपनी के मामलों की परवाह नहीं रही, उसने घबराते हुए पूछा, हमारा शेयर बाजार ध्वस्त हो गया है। यहाँ तक कि चैनल व्यापारियों ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर दिए हैं। फिर हम उन प्रोडक्ट्स को कैसे बेचने जा रहे हैं जिन्हें हम स्टॉक कर रहे हैं? ज्वेलरी और जेड कच्चे माल के कारखाने के प्रभारी शेयरधारकों में से एक ने भी घबराहट में पूछा। सभी की तरह एक महिला शेयरधारक भी बेचैन हो रही थी। अपनी आंखों में के सामने अचानक सब कुछ ढह जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो कि ये स्थिति उसके अपने फ़ायदों से संबंधित थे। उसे अमिताभ नारंग की गरिमा का ख्याल भी बनाए रखना था। उसने उनसे मौके पर ही सवाल कर लिया, मिस्टर अमिताभ नारंग, मिस्टर अजीत नारंग, कंपनी के प्रभारी आप दोनों हैं। अब जबकि इतनी बड़ी समस्या हो गई है, क्या आप दोनों हमें सफाई नहीं देंगे? अमिताभ नारंग का चेहरा ऐसा पीला पड़ गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें खुद भी अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस ताकतवर शख्स को इतना नाराज़ कर दिया कि उसने पूरे के पूरे नारंग ग्रुप का दिवाला निकाल दिया, वो भी एक ही दिन के अंदर। उन्होंने अजीत की तरफ देखा और पूछा, अजीत, क्या तुम इस समस्या को कोई समाधान लेकर आए हो? चिंता की बात तो ये थी ही, लेकिन इसके कोई स्पष्ट रूप से स्पर्धा के पीछे तार खींच रहा है और हमारे ग्रुप को निशाना बना रहा है, अजीत ने कहा। हालांकि अजीत नारंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका चेहरा राख हो गया था। अभी के लिए हमें तार खींचने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना चाहिए। हम तब देख सकते हैं कि क्या बातचीत के लिए अभी भी कोई जगह है।
अजित नारंग ने असहाय रूप से कहा। दोनों मुखिया समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसे नाराज किया है। आखिर किसके पास एक दिन के अंदर नारंग ग्रुप का दिवालिया होने के कगार पर खड़ा करने की शक्ति थी। ये देखकर कि दोनों मुखिया भी बेबस थे, बैठक कक्ष और भी बेचैन हो गए, क्योंकि शवधारक आगे की चर्चा में बढ़ गए कि तभी कक्ष के दरवाजे पे दस्तक हुई और वो चश्मे वाली युवा महिला सेक्रेटरी फिर से अंदर आई। उसके चेहरे पर इस वक्त और भी ज़्यादा परेशानी के भाव थे। महिला सेक्रेटरी ने गंभीर लहजे में कहा, वाइस चेयरमैन, किसी ने हमें अभी फ़ोन किया है। वो रायज़ादा ग्रुप के सेक्रेटरी विक्रम टोकस है। इस बार वो आपसे नारंग ग्रुप के मामलों पर कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? अजित नारंग ने असमंजस में उत्तर दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। आखिर क्या उस शक्ति को पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे बड़े भाई की तलाश नहीं करनी चाहिए? वे तीसरे भाई की तलाश क्यों करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं इस व्यक्ति सम्मेलन कक्ष में बैठे सभी लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी बड़े भाई से ना मिलकर तीसरे भाई से मिलना क्यों चाहेंगे? क्योंकि सभी के संदेह भरी निगाहें अजीत नारंग पर जा टिकी थी। अजीत, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुमने किसी भी तरह से रायज़ादा ग्रुप को ठेस पहुंचाई है? अमिताभ नारंग ने ठंडे भाव से अजीत से सवाल किया। क्या मजाक है? अगर नारंग ग्रुप का कोई भी शख्स रायज़ादा ग्रुप जैसे ताकतवर बिजनेस टाइकून से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रायज़ादा ग्रुप के एक इशारे पे सारा नारंग ग्रुप एक चुटकी में दिवालिया हो जाएगा, तो फिर मैं कैसे? अजित नारंग ने जल्दी से उनके साथ सभी संबंधों से इनकार कर दिया। हम जल्द ही पता लगा लेंगे। फ़ोन उठाओ और स्पीकर चालू करो। देखते हैं रायज़ादा ग्रुप का क्या कहना है। अमिताभ नारंग ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वो नारंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वास्तव में उनके हाथों में व्यवसायों का अजीत नारंग से कोई लेना देना नहीं था। दोनों भाई आधे नारंग ग्रुप के मालिक थे और मिलाकर 30% शेयर्स उनके हिस्से में थे। लेकिन अगर अजीत नारंग अकेला पूरे ग्रुप के बर्बाद होने का कारण है, तो अमिताभ नारंग को उसके खिलाफ खड़ा होने में देर नहीं लगेगी, भले ही उनका रिश्ता खून का हो। इस समय अजीत नारंग काफ़ी दबाव में था। बिना किसी विकल्प के उसने सभी शेयरधारकों के सामने सेक्रेटरी विक्रम टोकस का फ़ोन उठाया। क्या आप अजित नारंग हैं? फ़ोन के दूसरे ओर से सेक्रेटरी विक्रम टोकस की आवाज़ बहुत ठंडी थी। हाँ मिस्टर टोकस, गुड मॉर्निंग। अजित नारंग ने विनम्रता से जवाब दिया। 1 घंटे बाद हम एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, इसलिए प्लीज़ नारंग ग्रुप के सारे मैनेजमेंट को फ़ौरन सूचित कर दीजिए। हमारा रायज़ादा ग्रुप आपकी कंपनी में एक्विजिशन यानी अधिग्रहण के बारे में बात करने के लिए आएगा। अपने बेटे करण नारंग को मीटिंग में बुलाना मत भूलिएगा, विक्रम ने कहा। जी बिल्कुल, अजीत ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो सेक्रेटरी विक्रम टोकस को अपमानित करने की जरूरत नहीं कर सकता था।
फ़ोन की एक बीप के साथ विक्रम ने आखिरकार कॉल कट कर दिया। अजित नारंग, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने बेटे का नाम सुनने के बाद उसे एक बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कॉल खत्म होने के बाद वहां मौजूद सभी शेयरधारकों ने अजित नारंग को और भी अधिक शत्रुता और संदेह की दृष्टि से देखा। जो कि मामला अर्जेंट है, हम एक ही बार में बैठक बुलाएंगे। कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को सूचित किया जाए और रायजादा परिवार के लोगों के आने का इंतज़ार करें। अमिताभ नारंग ने गंभीर स्वर में कहा। आधे घंटे से भी कम समय है। नारंग ग्रुप में 200 से अधिक कर्मचारियों के पूरे मैनेजमेंट विभाग को बड़े मीटिंग हॉल में इकट्ठा कर लिया था। दोनों भाई रायजादा ग्रुप के आने का इंतज़ार कर रहे थे। 3 घंटे बीत गए। बैठक कक्ष में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि सभी घबराकर इंतज़ार कर रहे थे। 2 घंटे पहले बहस करने के बावजूद वे अभी भी इस ज़रूरी मामले में निष्कर्ष नहीं निकाल सके। रायजादा ग्रुप ने अपनी असली ताकत का एक उम्दा प्रदर्शन दिखाया था। नारंग ग्रुप डरा और सहमा हुआ था। 2 घंटे से उनका इंतज़ार कर रहा था। यहाँ तक कि कंपनी के मुखिया अमिताभ और अजीत नारंग भी मीटिंग हॉल के बाहर गलियारे में अपनी घबराहट दबाते हुए आगे पीछे टहल रहे थे। फ़ोन करके पूछने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो रायजादा की नाराज़गी जानते थे और उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते थे। मिस्टर अमिताभ, क्या हमें फ़ोन करना चाहिए? वो आ भी रहे हैं या नहीं? शेयरधारकों में से एक से अब इंतज़ार नहीं हो रहा था। अनुभव था ही इतना कष्टदायक। पापा जी, मुझे लगता है कि हमें आज के लिए तितर बितर हो जाना चाहिए। अगर वो लोग आते हैं तो हमें इकट्ठा होने में देर नहीं लगेगी। अमिताभ नारंग के दामाद शिवम सिंघानिया ने संभावित रूप में सुझाव दिया, क्योंकि वो भी अब और नहीं बैठ सकता था। हम केवल इंतज़ार कर सकते हैं। आखिरकार हमारे ग्रुप की जीवन रेखा पहले से ही रायजादा परिवार के हाथों में है। अमिताभ ने गंभीरता से कहा। डैड, क्या चल रहा है? ये लोग आने वाले हैं या नहीं? करण ने संदेह से पूछा। हालांकि वो नारंग ग्रुप की एक शाखा कंपनी का महाप्रबंधक था, उसे खुद पता नहीं था कि विक्रम टोकस ने मीटिंग्स में उसे शामिल होने के लिए क्यों कहा है। पता नहीं ये रायजादा ग्रुप वाले खुद को समझते क्या है। 200 लोगों को इंतज़ार करवा रहे हैं, वो भी एक सेक्रेटरी के लिए। करण ने बेहद संतोष से कहा। मुंह बंद करो बेवकूफ़, अजीत ने उसे डांटा। तुम्हें अंदाज़ा भी है यह रायजादा परिवार चीज़ क्या है? बस आए दिन कुछ ना कुछ करके मेरी नाक में दम करते रहते हो। क्या पता इस बार ऐसा क्या कर दिया है, हमारी पूरी कॉरपोरेशन में बात आ गई है। माहौल एक बार फिर निराशाजनक मूड में डूब गया, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी के दिलों में डर था। जो हो चुका वो कम था, और क्या होने वाला है। हालांकि बैठक कक्ष में एयर कंडीशनिंग थी, लेकिन मैनेजमेंट विभाग के कई लोग और यहाँ तक के शेयरधारक भी पसीने से ततर-बतर थे। इसी दौरान एक युवक अचानक अपनी बिजनेस टीम और 2 अन्य वकीलों के साथ
बैठक में चला आया। सब लोग मुझे अपना परिचय दें। मैं रायज़ादा ग्रुप के नारंग ग्रुप एक्विजिशन का इंचार्ज हूँ। सेक्रेटरी विक्रम टोकस ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और हाँ, मैं नारंग ज्वेलरी ग्रुप का नया चेयरमैन भी हूँ। डायरेक्टर अमिताभ नारंग की जगह कॉरपोरेशन के मामले अब मैं संभालूंगा। इतना कहने के बाद सेक्रेटरी टोकस ने चेयरमैन की कुर्सी खोल दी और बोल्ड अंदाज में बैठ गया। भवानी नारंग के निधन के बाद से नारंग ग्रुप के चेयरमैन का पद खाली था। यहाँ तक कि अमिताभ और अजीत नारंग ने भी खुद को डायरेक्टर के पद तक नहीं रखा। ये नज़ारा देखकर नारंग परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पे घृणा आ गई, पर वो चुप रहे क्योंकि वो रायज़ादा ग्रुप को नाराज़ नहीं करना चाहते और बिना किसी परेशानी के कंपनी से संबंधित मामलों को सुलझाना चाहते थे। इसलिए किसी ने भी सेक्रेटरी टोकस को कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सेक्रेटरी टोकस परिवार के सभी लोगों के हाव भाव देखकर मुस्कुराया और बोला, आगे बढ़ने से पहले ऐसा लगता है आप सब में काफ़ी लोगों की समझ में नहीं आया है कि अभी स्थिति एग्जैक्टली क्या है। इस समय मेरे हाथों में नारंग्स के ज्वेलरी ग्रुप के 85% शेयर है। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट के तहत 20 ज्वेलरी फैक्ट्रीज और 30 आभूषण फेलोशिप स्टोर्स के कंट्रोल में हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूँ तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, है ना? टोकस के शब्द एक ढोल की तरह लग रहे थे जो सभी के मन में गहराई से उतर गए, जिससे वे चुप हो गए। ये एक्विजिशन के दस्तावेज है, प्लीज़ आप सब एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। टोकस ने दस्तावेज की कॉपियाँ सभी में बांटने का आदेश दिया। उपस्थिति सभी शेयरधारकों ने दस्तावेज़ों को पढ़ते हुए और गहराई से विचार करते हुए गंभीर भाव प्रकट किए कि तभी शांति में विक्रम टोकस की आवाज़ फिर से आई, एक अलग अंदाज में। करण नारंग कौन है? विक्रम बार बार करण से क्यों मिलना चाहता है? क्या करेगा वो उसके साथ? क्या नारंग्स को पता चलेगा? क्या विक्रम को रायज़ादा परिवार के जरिए शिवम ने भिजवाया है?